and this is the value 0.0035, this is the value 0.002। ये कर्व जो बना है IS 456 के अनुसार ये वाला कर्व है, जिसको लेके हम LSM में बात करेंगे आगे। तो कंक्रीट के लिए जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। क्वेश्चन ये है कि अभी अभी आपने बताया कि सर यहाँ पे लीनियर होता है और आप यहाँ पे पैराबोलिक बना रहे हैं, अलग कैसे हो गया? चौथा क्वेश्चन हो गया ये। पांचवा क्वेश्चन क्या होता है, आप तो ये बताओ, ये तो कहानी आपने ऐसे कर दी कि महाभारत की बात चल रही थी और उसके बीच में रामायण की बात शुरू कर दी और दोनों को एक साथ ही शामिल कर दिया और दोनों को जस्टिफाई भी कर रहे हो। आप तो ये बताओ सर, ये जो कर्व बना है हमारे पास, ये जो कर्व बना है, ये वाला जो बना है, दैट इज अंडर द एक्सियल लोड, अंडर द एक्सियल लोड। और आप यहाँ पे जो अजम्पशंस लिख रहे हैं, आप यहाँ पे जो अजम्पशंस लिख रहे हैं, these assumptions are under flexure load। फ्लेक्सर माने ट्रांसवर्स लोडिंग, यानी कि बेंडिंग। आप एक्सियल की बात नहीं कर रहे हैं, आप बेंडिंग मेंबर की बात कर रहे हैं। तो क्या कंक्रीट का बिहेवियर या कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एक्सियल लोड के अंदर और बेंडिंग के अंदर सेम रहता है क्या? क्योंकि जो वैल्यू आपने यहां लिखी है, सेम वैल्यू आपने बेंडिंग वाले डायग्राम में भी लिख दी है। ये देखो, दिस इज फॉर द बेंडिंग। तो क्या कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बेंडिंग में और एक्सियल में सेम रहता है क्या? तभी तो आपने ये रामायण और महाभारत को शामिल कर दिया, वरना तो नहीं होती। अच्छा, शामिल करने के बाद में आप उसके बारे में बताए भी जा रहे हैं, इट मींस समवट सही होगा फिर। तो 5 क्वेश्चन है, समय है आपके पास 30 सेकंड्स का, या जो भी थोड़ा समय लीजिए, सोचने का कोशिश करिए। एक चीज और, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में है, जो मैं आपसे 500 बना के पूछ रहा हूँ, ये सारे ऑब्जेक्टिव में है, पूछे हुए हैं। टेल मी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी का बता दो कि क्या होता हमारे पास, हाँ, कि 0.002 के बाद में जब कंक्रीट फेल हो जाता है तो ये वैल्यू बढ़ कैसे गया? टेल मी। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है, सर आपने ऐसे बता दिया कि 500 क्वेश्चन क्या, वही बता दो पहले एक बार, आंसर ढूंढे किसका है? क्या किसी स्टूडेंट को ये 500 क्वेश्चन एग्जैक्टली ध्यान है जिसका आंसर वो पता कर रहा है? चलो, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले हम एक्सियल टेंशन और बेंडिंग की बात कर लेते हैं कि क्या बिहेवियर सेम है या नहीं। अगर सेम है तो फिर आगे की बातें हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आगे की बातें फिर डिपेंडेंट होगी। तो कंक्रीट का एक्सियल कंप्रेशन में जो बिहेवियर होता है वो यहाँ पे लीनियर रहेगा और उसके बाद में नॉन लीनियर आ जाता है। तो ये उसको लेके हम बात कर लेते हैं। तो ये एक्सियल कंप्रेशन में बिहेवियर है। जब मैं बेंडिंग कंप्रेशन में डायग्राम बनाता हूं, तो बेंडिंग कंप्रेशन में डायग्राम, अभी मैं इतने से पोर्शन की बात कर रहा हूं, आगे की बात दूसरे क्वेश्चन में, पहले हम लोग इसी पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो एक्सियल कंप्रेशन में ये जो लाइन है, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। स्टार्टिंग में लीनियर होगा, उसके बाद में नॉन लीनियर हो जाएगा, उसका कॉम्बिनेशन होता है एक्सियल लोड में। लेकिन बेंडिंग के अंदर अगर मैं बात करता हूं, ट्रांसवर्स लोडिंग के रिस्पेक्ट में जब मैं बात करता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस कर्व, ये जो लाइन है, ये लाइन यहां पे किसी भी शेप की हो सकती है, एनी शेप, किसी भी शेप की हो सकती है। ये लीनियर हो सकती है, लीनियर माने ये पूरी तरीके से ऐसे हो सकती है, ये यहाँ पे कांस्टेंट बिहेवियर दे सकती है, ट्रेपेजोइडल बिहेवियर दे सकती है, एनीथिंग।
ये किसी भी शेप की हो सकती है, लीनियर हो सकती है, रेक्टेंगल, ट्रेपेजोइडल, पैराबोलिक, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकती हैं। दिस कर्व, मैं रिपीट कर रहा हूं, द बिहेवियर ऑफ कंक्रीट, पैराबोलिक बिहेवियर ऑफ इनिशियल पोर्शन, जो इनिशियली पोर्शन है कंक्रीट का, वो किसी भी शेप में हो सकता है, लीनियर, पैराबोला, जो है ट्रेपेजोइडल, कांस्टेंट, किसी भी शेप में जा सकता है। कांस्टेंट जनरली नहीं रहता है, किसी भी शेप में जा सकता है। लेकिन इन सारे शेप में से पैराबोलिक बिहेवियर ही ओनली ऐसा बिहेवियर है जो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट के आसपास वैल्यू देता है। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट में बी इन एनी शेप, दैट इज द लीनियर, रेक्टेंगल, पैराबोला, ट्रेपेजोइडल, एनी शेप, ओनली द पैराबोलिक बिहेवियर ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग will give you the more accurate result with the exact result. exact result के साथ में ये आपको क्या देगा, ज्यादा accurate result देगा। इसीलिए हम लोग जब हम बेंडिंग की बात करते हैं तो ये पैराबोलिक बिहेवियर लेते हैं, तो ये पैराबोलिक बिहेवियर लेते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। और ये जो हो गया, ये क्या रहता है, ये एक्सियल बिहेवियर में लीनियर और नॉन लीनियर का पार्ट रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गया कि एक्सियल कंपैरिजन में जो बिहेवियर होगा वो लीनियर और नॉन लीनियर का कॉम्बिनेशन देता है, जबकि बेंडिंग के अंदर किसी भी शेप का हो सकता है। पैराबोलिक बिहेवियर जो होगा वो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है। चलो, ये कहानी तो हमने कर दी। अब जैसे ही हमने ये बात कर दी तो अब हमने रामायण और महाभारत को अलग अलग कर दी। हाँ, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, एक्सियल में और बेंडिंग में दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन है अलग अलग। भाई राम श्याम अलग अलग है। तो ये एक्सियल कंप्रेशन हो गया, ये बेंडिंग हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बेंडिंग और एक्सियल कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि एक्सियल के अंदर जो लोड लगता है दैट इज द पी, एक्सियल लोड लगता है, जबकि बेंडिंग में जो लोड अप्लाई होता है दैट इज द ट्रांसवर्स लोड अप्लाई होता है। अब ये भी जानते हैं कि एक्सियल के अंदर जो स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो डायग्राम बनता है दिस इज द पी बाई ए, कांस्टेंट होता है, जबकि बेंडिंग में जो डायग्राम बनता है वो बनता है लीनियर। ये भी हम लोग देख चुके हैं बेसिक वाले क्लास में, जहाँ पे हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा था बेंडिंग के लिए और एक्सियल कंप्रेशन के लिए। तो जब हम बेंडिंग की बात कर रहे हैं और एक्सियल कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोड लगाएंगे, लोड लगाने, पहले मैं एक्सियल कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाते जाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आते 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 जैसे यहाँ पहुंचेगा, यानी कि इस टाइम जो लोड होगा उस लोड के रिस्पेक्ट में इस क्यूब के अंदर इतना स्ट्रेन आ चुका है, एक्सियल लोड की बात कर रहा हूं मैं, इतना स्ट्रेन आ चुका है। अब आपने हल्का सा लोड चेंज किया तो ये क्या कर जाएगा, कंक्रीट क्रश कर जाएगा, ये कंक्रीट क्रश कर जाएगा इस स्ट्रेन पे, एक्सियल लोड में। सो दिस इज द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट। सेम चीज अगर मैं बेंडिंग में देखता हूं तो बेंडिंग के अंदर मुझे ये पता चलता है कि जैसे जैसे मैं लोड को बढ़ाए जा रहा हूं ऐसे, तो मैं जैसे ही यहाँ पे पहुंचता हूं तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होती है दैट इज 0.002, ये वो स्ट्रेन है जहां पे कंक्रीट में यहाँ पे क्रैक आना शुरू हो गया है। इट इज द स्ट्रेन वैल्यू एट विच in the extreme tension fiber the crack started to appear। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्रैक अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे क्रैक अपीयर होना शुरू हुआ तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई अब यहाँ पे ये पीक स्ट्रेस पे आ चुका है कंक्रीट, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू ले लिया, तो यहाँ पे ये क्रैक आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि भाई अब यहाँ पे क्या होगा कि अब आप जैसे जैसे लोड इंक्रीज करेंगे ना, तो ये जो बीम है पहले इतना ही बेंड थी, तो यहाँ पे क्रैक इतना सा था। अब आप और जैसे लोड बढ़ाएंगे तो ये क्रैक क्या हो जाएगा, ये क्रैक जो है वो, और ये क्रैक जो है ये बढ़ के पहले इतना सा था अब बढ़ के इतना हो गया।
जैसे ही क्रेक अपीयर हुआ था न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की कंक्रीट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया अजम्पशन 2 की वजह से। तो नीचे वाली कंक्रीट को जब हम मान ही नहीं रहे हैं तो उस कंक्रीट में अगर क्रेक आ रहे हैं या नहीं आ रहे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम उसको वैसे डिजाइनिंग में ले नहीं रहे। तो ये क्रेक यहाँ पे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे प्रोपेगेट होता जाएगा, धीरे धीरे प्रोपेगेट होता जाएगा। अब सुनो धीरे धीरे प्रोपेगेट होता जाएगा। अब पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ये होता है कि जब यहाँ पे पहला क्रेक आया था तब उस टाइम स्ट्रेन का जो वैल्यू था, उस टाइम जो स्ट्रेन का वैल्यू था यहाँ पे कंक्रीट के अंदर, दैट वैल्यू वाज 0.002। कंक्रीट में जो स्ट्रेन का वैल्यू था दैट इज द 0.002। कंक्रीट की बात कर रहे हैं। नाउ अब अगर हम क्या बोल रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे वैल्यू बढ़ेगा अब क्या होगा, क्रेक विड्थ बढ़ेगी तो यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ेगी, तो यहाँ पे भी स्ट्रेन बढ़ेगी। फिर क्रेक विड्थ और बढ़ेगी तो ये और स्ट्रेन बढ़ेगी, तो यहाँ पे भी बढ़ेगी। यहाँ पे एलोंगेट हो रहा है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कंप्रेस हो रही है ना। तो अब स्ट्रेन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ये टेंशन में होगा ये कंप्रेशन में होगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे कि क्रेक बढ़ते बढ़ते न्यूट्रल एक्सिस के पास आएगा, न्यूट्रल एक्सिस के पास आएगा, उस टाइम ये जो यहाँ पे जो कंप्रेशन है, यहाँ पे जो कंप्रेशन है उसका वैल्यू बढ़ते बढ़ते, इससे बढ़ते बढ़ते 0.0035 तक पहुंच जाएगा। तो इस कंक्रीट के अंदर बेंडिंग में, कंक्रीट के अंदर बेंडिंग में, कंप्रेशन में मैक्सिमम कितना स्ट्रेन जा सकता है, दैट इज द 0.002। एक्सियल में कितना जा सकता है, दैट इज द 0.002, सॉरी बेंडिंग में कितना जा सकता है 0.0035। बेंडिंग में कितना जाएगा 0.0035। एक्सियल में कितना जाएगा 0.002। रिपीट कर देता हूं, कंक्रीट की एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर में, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर में, कंक्रीट की एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर में बेंडिंग के अंदर, बेंडिंग में मैक्सिमम कितना स्ट्रेन होगा, दैट इज द 0.0035। ये वो स्थिति है जहां पे क्रेक जो है बढ़ते बढ़ते क्लोज टू द न्यूट्रल एक्सिस है, अभी बिलो है। इससे ज्यादा हुआ तो कंप्रेशन कंक्रीट में क्रेक आना शुरू हो जाएगा और वो हम अलाउ करते ही नहीं है। That's why this value is constant। ये वैल्यू यहाँ पे आके हम लोग जो है वो फिक्स कर दिए हैं। क्लियर है, राइट? चलो, तो ये सारी कहानी हो गई समझने के लिए। तो ये हो गया, अब ये क्लियर हो गया होगा सबको। तो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एज पर IS 456-2000 जो रहता है वो होगा, दैट इज द पैराबोलिक एंड द लीनियर, द वैल्यू 0.002 एंड दिस इज द 0.0035। सो वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट दैट that is 0.002 is the axial compressive strain in concrete and 0.0035 is the maximum bending compressive strain, bending compressive strain in concrete। नोट करो। ऊपर से पार कर रहा है सर, चलो बताओ। ओनली छोटे छोटे बात लिखा के खत्म कर दें, एग्जाम की तैयारी ना करें। चंदन जी, प्रिंस का कहना है स्टील फेल करेगा, एक्सट्रीम फाइबर से ही करेगा ना, इसलिए न्यूट्रल एक्सिस तक जाते जाते। हाँ ठीक है प्रिंस, दैट्स राइट। ऊपर से पार कर रहा है, चलो इसका हो गया। सुमित सर, क्या एक्सट्रीम टेंशन फाइबर में स्ट्रेन नहीं बेटा? अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये जो हम कंक्रीट का कर्व बनाए हैं ये वो कंक्रीट है जो हम डिजाइन में कंसीडर कर रहे हैं,
और डिजाइन में जो कंसीडर करते हैं वो हम न्यूट्रल एक्सिस के, वो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाली कंक्रीट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाले की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जब हम स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो स्ट्रेन डायग्राम 0.0035 होगा। नीचे वाली कंक्रीट में स्ट्रेन 0.002 के बाद में तो क्रैक अपीयर शो कर गई ना, तो उसको क्या मतलब रहा? ठीक है बेटा। .0035 से maximum strain value after this section will fill. That's one. Maximum strain value in bending. Pawan Rathod, it is in bending. फर्स्ट फिगर में कहाँ बना रहे हैं? एक्चुअल के लिए मैं कहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ कि यहाँ पे 0.0035 या कुछ वैल्यू है। ये लाइन जो है ये हम बता रहे हैं कि ये वाला कर्व जो है, ये वाला जो कर्व बन रहा है ये एज पर IS 456 है और इसी को मैंने इधर बनाया अलग से वापस। राजन ठीक है बेटा, ये जो यहाँ पे बना हुआ कुछ ऐसे, फिर ये ऐसे जाके, फिर ये ऐसे जाके, इसी को मैंने उठा के वापस इधर बनाया है। यहाँ पे दोनों को कंबाइंडली शो किया। IS 456 से ऐसा बनता है और एक्चुअल में ऐसा रहता है। राजन ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। तो इसी में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, पहले यहीं पे पॉइंट लिख लेते हैं, इसी के अंदर पॉइंट लिख लेते हैं पहले यहीं पे। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसी के अंदर कंक्लूजन करके हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट। पहला होगा इन एक्सियल कंप्रेशन, इन एक्सियल कंप्रेशन, इन एक्सियल कंप्रेशन। तो एक्सियल कंप्रेशन में इसका जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज द 0.002। दूसरा हो जाएगा इन बेंडिंग कंप्रेशन, इन बेंडिंग कंप्रेशन वैल्यू हो जाएगा 0.0035। चौथा तीसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा दैट इज इन श्रिंकेज, दैट वैल्यू इज 0.0003। श्रिंकेज की वजह से जो कंक्रीट में होगा दैट इज 0.003। सो ये तीनों वैल्यू ध्यान रखना है। एक्सियल कंप्रेशन में कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा 0.002, बेंडिंग के अंदर होगा 0.035 और श्रिंकेज की वजह से जो होगा दैट इज द 0.0003। ओके नोट करो, ये इसी में ही बात कर रहे हैं हम लोग जो सीखे हैं। देखिए
अब यहाँ पे कंक्लूजन, ये तो 1 हो गया, दिस इज द कंक्लूजन 1। दूसरा कंक्लूजन लिखिए, दूसरा कंक्लूजन दूसरा कंक्लूजन हो जाएगा द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इन बेंडिंग, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इन बेंडिंग may be in any shape, may be in any shape, may be in any shape, that is का मतलब I dot T, that is linear comma पैराबोलिक, पहला हो जाएगा लीनियर, दैट इज लीनियर कोमा पैराबोलिक कोमा ट्रेपेजोइडल ETC द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इन बेंडिंग को अंडरलाइन जरूर करिएगा, उसके लिए बात कर रहे हैं। इन बेंडिंग मे बी इन एनी शेप, दैट इज linear comma parabola comma trapezoidal etc, but parabolic behavior will give more accurate value, parabolic behavior will give more accurate value, ठीक है, राइट। तो ये तो आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो रहता है। अब देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो रहता है, एग्जामिनर पता कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो रहता है वो क्या रहता है, कर्व रहता है यहाँ पे हो जाएगा पैराबोलिक और ये हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर कंक्रीट, तो शेप कैसा हो जाएगा, पैराबोला और रेक्टेंगल, तो ध्यान रखना है पूछ क्या रहे हैं और डायग्राम क्या बना है, नजरें खुली रखना है और कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पैराबोला और ये हो जाएगा रेक्टेंगल। अगर मैं शेप पूछूंगा, कर्व पूछूंगा तो पैराबोलिक और लीनियर हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, चलो अब हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, यहीं पे लगे हाथ। तो हमने यहाँ पे क्या बात करी, यहाँ पे हमारे पास में जो कर्व बना है दैट इज द, ये आ जाएगा पैराबोलिक, जहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा दैट इज द 0.002 और उसके बाद में ये कांस्टेंट चलेगा एंड हियर द वैल्यू इज 0.0035, ये यहाँ पे मान लेना हो, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा दैट इज द 0.0035 और ये हो जाएगा एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना, और जिसको हम लोग FCK से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो FCK होती है, हम ये जानते हैं बेसिक से, मतलब इंट्रोडक्शन की क्लास से, कि अगर मैं क्यूब की साइज बढ़ाता हूँ, सब लोग आंसर दीजिएगा, क्यूब की साइज अगर मैं बढ़ाता हूँ तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, पहले इसका आंसर दो। इफ द साइज ऑफ स्पेसिमेन इंक्रीजेस, इन दैट केस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज इंक्रीज और डिक्रीज, टेल मी एवरीवन।
स्ट्रेन को आम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्ट्रेन को बोलते हैं खिंचाव, तनाव। नहीं, तनाव नहीं बोलते, विकृति। विकृति का मतलब है कितना अपने जो है वो लेंथ में चेंज कर रहा है, दैट्स वन। ये एसएससी में आए हैं, हाँ बिल्कुल, तभी तो लिखवा रहे हैं बेटा। तो क्या होगा अगर मैं क्यूब की साइज बढ़ाता हूँ, तो स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीजेज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? तो उसका कारण भी हम लोग सारा देख चुके हैं, वो सारी हम बात कर चुके हैं। तो WSM जो है इस चीज को लेके कोई बात नहीं करता कि अगर WSM इस चीज को लेके कोई बात नहीं करता कि अगर मेरे पास में मेंबर का डायमेंशन अगर 150 से ज्यादा हो गया, मान लो मेंबर का डायमेंशन 200 का हो गया या 300 का हो गया या 400 का हो गया, तो भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो कम हो जानी चाहिए ना। क्यूब की साइज हमने एफसी के मैक्सिमम स्ट्रेंथ एफसी के ली थी और उसी को लेके हमने बात करी थी। हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं डायमेंशन बढ़ाऊंगा, अगर मैं साइज बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस बात है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, बट दिस फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड इन द डिजाइन क्राइटेरिया बाय द WSM। नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि वो ये जानता है कि मैंने कौन सा एफसीके तक प्रॉपर्टी को यूज करना है। मैंने तो इसकी ओनली 1/3 प्रॉपर्टी ही जाना है, मैंने ओनली 1/3 प्रॉपर्टी ही जाना है, ठीक है। तो भाई अगर डायमेंशन बढ़ाने से स्ट्रेंथ कम भी हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने वैसे 1/3 प्रॉपर्टी ले रखा है, नॉट ए बिग इश्यू, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? तो ये बात हो गई मेरे पास यहाँ पे WSM को लेके। WSM इस चीज को लेके ज्यादा कोई होच-पोच नहीं करता है, लेकिन LSM ये कहता है कि भाई मैं तो यहाँ पे 0.002 मैक्सिमम ले लिया और यहाँ पे मेरे पास 0.0035 मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन मैंने ले ली, तो मैं तो पूरी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं। देन आई हैव टू बी कंसीडर्ड दिस वैल्यू इन माय कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहां से अगर हम कंक्लूजन करें तो WSM कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है, WSM कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है वो जो कंसीडर करता है वो कितनी करेगा? कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है वो कंसीडर करता है FCK तक। WSM जो है कंक्रीट की प्रॉपर्टी, WSM जो है वो कंक्रीट की प्रॉपर्टी कंसीडर करता है FCK तक, जबकि LSM FCK तक नहीं करता है। LSM जो है वो कंक्रीट की प्रॉपर्टी जो कंसीडर करता है वो कम करता है, इस कारण की वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा इसका कर्व बनाऊंगा तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास, दैट इज कंसीडर्ड स्ट्रेंथ, कंसीडर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंसीडर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, दैट वैल्यू इज 0.67 FCK। तो LSM जो वैल्यू लेता है वो वैल्यू लेता है 0.67 FCK। क्यों ये ले रहा है? तो दैट इज ये हो जाएगा, दैट इज अप्रोक्स 2/3 ऑफ FCK, दैट इज 2/3 ऑफ FCK। वाइलेस पॉइंट ये आता है, वाइलेस तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू साइज इफेक्ट फैक्टर, ड्यू टू साइज इफेक्ट फैक्टर। वी नो दैट अगर साइज बढ़ाई जाती है तो भाई मेरे पास में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती हैं वो डिक्रीज होती हैं, हाँ या ना? ये हम लोग जानते हैं। तो साइज इफेक्ट फैक्टर की वजह से LSM इनिशियली बिगिनिंग में ही इसको कंसीडर कर लेता है, 1/3 उसको कम कर देता है। तो ये कंसीडर कर रहा है FCK को लेके। अब ये तो कंसीडर्ड स्ट्रेंथ हुई, हम अगर ये पूछें भी कंक्रीट में आप डिजाइनिंग के अंदर कितनी स्ट्रेस अलाउ करेंगे, डिजाइनिंग में आप कितनी स्ट्रेस अलाउ करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं वही चीज बोल रहा हूं जो किसी स्टूडेंट ने मॉर्निंग में पूछा था। अलाउएबल स्ट्रेस
कितनी स्ट्रेस आप अलाउ कर रहे हैं, तो WSM में इसी अलाउबल स्ट्रेस को हम लोग एक नाम से बोलते हैं, दैट इज द परमिसिबल स्ट्रेस। कि भाई मैं WSM में परमिसिबल स्ट्रेस तक स्ट्रेस अलाउ कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा। LSM के अंदर जो मैं स्ट्रेस अलाउ करूंगा उसको नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड डिजाइन स्ट्रेस। LSM में जो स्ट्रेस अलाउ की जा रही है मटेरियल के अंदर, दैट इज नोन एज द डिजाइन स्ट्रेस। और डिजाइन स्ट्रेस चीज वही है भाई, हमने परमिसिबल स्ट्रेस क्या लिखा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। डिजाइन स्ट्रेस क्या लिखेंगे, डिजाइन स्ट्रेस हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों में कॉमन है, नीचे फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM की थ्योरी का ले रहे हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर LSM की थ्योरी का ले रहे हैं, तो जो वैल्यू आएगा वो ये आ जाएगा, ये LSM की बात होगी, ये WSM की बात होगी। चीज वही है बट वैल्यू क्या रखेंगे वो मेथड बताएगा। क्लियर है सबको? तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं दैट इज डिजाइन स्ट्रेस, जो लिखा जा रहा है डिजाइन स्ट्रेस, वो क्या हो जाएगा, दैट इज डिजाइन स्ट्रेस हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल तो दोस्तों मेरे पास में दो अलग अलग तरीके के मटेरियल है, कौन कौन से, एक कंक्रीट है एक स्टील है। तो मैं जब कंक्रीट की बात करता हूं तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ में कितना ले रहा हूं, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ लिया जा रहा है दैट स्ट्रेंथ इज 0.67 FCK LSM में, दैट इज द 0.67 FCK इन LSM। तो कंक्रीट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.67 FCK। वहीं अगर मैं WSM में पूछूंगा तो WSM में कितना ले रहे थे हम लोग, FCK, LSM में कितना 0.67 FCK, वाई लेस ड्यू टू साइज इफेक्ट फैक्टर। ठीक है, और इसके लिए कंक्रीट के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है दैट वैल्यू इज द 1.5। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है कंक्रीट के लिए दैट इज द 1.5। एंड अब आते हैं हमारे पास दैट इज द अनदर मटेरियल दैट इज द स्टील, यानी कि रेनफोर्समेंट में जो मटेरियल की स्ट्रेंथ कंसीडर की जा रही है वो Fi ही होगी। WSM में भी यही वैल्यू है और LSM में भी यही वैल्यू है। WSM में भी हम लोग Fi लेते हैं, LSM में भी Fi लेते हैं, कारण Fi तक कर्व लीनियर होता है और हमें जरूरत है तो हम कंप्रेशन में भी लगा सकते हैं। अगर Fi से ज्यादा बढ़ गए तो फिर नहीं सेम रहेगा, तो हमारा मैक्सिमम जो यूज होगा रेनफोर्समेंट का वो Fi तक ही होगा, चाहे थ्योरी कोई सी भी रहे, क्योंकि ये अकेला पैरामीटर नहीं है कि भाई ओनली मेथड ही डिसाइड करेंगे, और भी पैरामीटर है, तो दोनों में Fi लेते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्टील के लिए जो हो जाएगा दैट इज द 1.15। अब यहीं पे लगे हाथ अगर मैं WSM और LSM से अगर मैं बात कर लेता हूं, WSM और LSM दोनों से बात कर लेता हूं तो क्या कहानी होगी, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कंक्रीट की ताकि रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से हम क्लियर भी कर पाएंगे। मान लीजिए मेरे पास में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड और मैं अब सेफ्टी फैक्टर लिख रहा हूं, ठीक है, सेफ्टी फैक्टर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंक्रीट के लिए, ये हो जाएगा WSM और ये हो जाएगा LSM।
ये हो जाएगा LSM। ठीक है, पहले इसी की बात कर लेते हैं। सब लोगों को आंसर देना है, जो है कोई ऐसे मत रहिएगा कि चुपचाप बैठा रहे। कंक्रीट की WSM में स्ट्रेंथ कितनी है? कंक्रीट की WSM में हम स्ट्रेंथ कितनी कंसीडर कर रहे हैं? कंसीडर्ड स्ट्रेंथ है ये, कंसीडर्ड स्ट्रेंथ है ये। तो क्या हो जाएगा? दैट इज द FCK। LSM में कितनी ले रहे हैं? 0.67 FCK। ये लेस क्यों है? क्योंकि ये साइज इफेक्ट फैक्टर की वजह से। WSM में जो सेफ्टी फैक्टर यूज किया गया वो यूज किया गया दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। WSM में मटेरियल के लिए जो सेफ्टी फैक्टर यूज किया गया दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो वैल्यू होगा दैट इज द 3 बेंडिंग कंप्रेशन में। अगर आपसे पूछे ये हो जाएगा सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, ये हो जाएगा सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, तो ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर मैं सेफ्टी फैक्टर LSM में यूज करता हूं तो उसका नाम होगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, दैट वैल्यू इज द 1.5, दैट वैल्यू इज द 1.5। ठीक है, वहीं अगर मैं स्टील के लिए बात करता हूं तो स्टील के लिए क्या हो जाएगा? वही WSM और LSM की अगर हम बात करें तो कंसीडर्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कितनी स्ट्रेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं? तो चाहे WSM में हो चाहे LSM में हो, स्टील की जो स्ट्रेंथ ली जा रही है वो ली जा रही है FY, वो ली जा रही है FY तक ले रहे हैं। WSM में जो स्टील के लिए फैक्टर ऑफ यानी कि सेफ्टी फैक्टर लिया गया दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है दैट इज द 1.8। LSM में जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, दैट वैल्यू इज द 1.15, दैट वैल्यू इज द 1.15। राइट, सो नाउ हियर अब मैंने जो है एक पॉइंट क्या लिखे थे हम लोग कि हमारे पास कंक्लूजन अगर देखें तो कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी में अगर हम देखें तो कंक्रीट का ज्यादा है। यही चीज अगर मैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में देखूंगा तो LSM में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का ज्यादा है स्टील से। ठीक है, तो भाई अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का जो है वो ज्यादा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील से। ये WSM है हमारे पास। LSM में हो जाएगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का ज्यादा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील से। क्या आंसर होगा इसका? ऊपर वाले का आंसर हम लोग लिख चुके हैं WSM में, हम लोग लिख चुके हैं WSM में। तो भाई ये ज्यादा क्यों है? कारण दोनों का सेम ही है, वाई मोर। तो ये ज्यादा इसलिए बिकॉज क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैन नॉट एंश्योर एट साइट हम साइट पे क्वालिटी ऑफ कंक्रीट एंश्योर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज मोर, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कंक्लूजन है, कंक्लूजन टाइप है। तो आपकी इच्छा है तो लिखिए वरना मत लिखिए, ये मैंने सारा ऑलरेडी लिखवा रखा है। पहले इतना ही लिखो फिर आगे और बात करते हैं इसके। अच्छा एक मिनट क्या बात कर, अभी तो पहले और होगा ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, जो कर्व बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द डिजाइन स्ट्रेस। अब आपको समझ में आ गया होगा ये डिजाइन स्ट्रेस क्या है। तो ये वैल्यू हो जाएगा दैट इज व्हाट इज दैट, दिस वैल्यू इज 0.67 FCK डिवाइडेड बाय 1.5। सो दैट वैल्यू इज 0.45 FCK, 0.45 FCK। ठीक है, अब लिखो इसको। आप एक क्वेश्चन WSM में कराए थे जिसका WL, DL और LL से मोमेंट निकालना था, वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों नहीं कंसीडर किया था?
कृष्णन अभी LSM में हमने 0.67 FC के लिया बिकॉज ऑफ साइज फैक्टर। तो WSM में हमने साइज फैक्टर कंसीडर क्यों नहीं किया? अरे इसलिए नहीं किया क्योंकि हम मटेरियल की प्रॉपर्टी वैसे कम लेके चल रहे हैं ना। कौन है भाई? संकेत बेटा, हम जो है कंक्रीट की प्रॉपर्टी पहले से, गलत बन गया डायग्राम, क्या लेके चल रहे हैं? हाँ, ये हमारे पास FCK होता है। तो अगर मैं FCK को लेके बात करूंगा तो भाई मेरे पास सारी चीजें जो है वो क्या बोलते हैं कंसीडर करनी पड़ेगी। लेकिन क्या बोलते हैं जो WSM होता है वो ये कहता है कि मैं यहाँ तक प्रॉपर्टी ले ही नहीं रहा, यहाँ तक मैं जा ही नहीं रहा, कभी भी नहीं जाऊंगा। यहाँ तक कि छोड़ो, मैंने अपनी जो लिमिट कर रखी है वो यहीं पे कर रखी है, दैट इज FCK/3, जिसको आप सिग्मा CBC बोलते हैं। और इससे ज्यादा स्ट्रेस में अलाउ करता ही नहीं हूं। तो मान लो फॉर एग्जांपल साइज बढ़ाने की वजह से, मान क्या लो होता ही है, साइज बढ़ाने की वजह से अगर स्ट्रेंथ कम भी हो गई, कम होके मान लो ये यहां तक भी आ गई, क्या फर्क पड़ता है? मैं वैसे ही इतना ही लिया हूं मैं, दैट्स व्हाई भी हम लोग कंसीडर नहीं करते। ठीक है, चलो संकेत प्रेमदत्त का कहना है सर प्लीज 0.67 FCK क्यों लिए हैं एक बार बता दो। तो भाई कहाँ हो गया? हाँ, 0.67 इसलिए लिए, यानी कि 2/3 FCK इसलिए लिया है क्योंकि हम जो ये जानते हैं कि जो LSM में मेंबर बनेगा उनकी डायमेंशन 150 से तो ज्यादा ही होगी। जितने भी मेंबर हम बनाते हैं उनकी स्ट्रेंथ हमेशा 150 से ज्यादा, मेंबर की साइज 150 से ज्यादा ही होगी। तो ज्यादा होगी तो कभी भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रीच कर पाएगा जितना हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। तो इसकी जो लॉसेस हो रहा है या जो प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है उसको पहले से वो लेके चल रहा है, इनिशियली उसको वो कंसिडर कर ले रहा है कि भाई साइज बढ़ाते हैं तो मेंबर की स्ट्रेंथ कम होती है। और चूंकि मैंने पूरी प्रॉपर्टी को लेके अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये वैल्यू लेस ही रहेगा, कभी थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर नहीं पहुंचेगा। सो दैट्स व्हाई टेकिंग द लेस। कौन था ये? प्रेमदत्त। चंदन का कहना है सेफ्टी फैक्टर हमारे पास ओनली एक ही पैरामीटर नहीं है कि भाई मटेरियल जो है इतनी स्ट्रेंथ नहीं पहुंचेगा तो उसको हम जब पूरी प्रॉपर्टी मटेरियल की पूरी प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं तो हम ये क्यों लगा रहे हैं, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों लगा रहे हैं? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अकेला पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है किसी एक पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। नो डाउट मटेरियल अगर मैं स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा, अगर मैं कंक्रीट की ज्यादा प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो मुझे ज्यादा जो है कम डायमेंशन ऑफ मेंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ साइट के ऊपर बहुत सारे पैरामीटर ऐसे होते हैं जो इसकी स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस करते हैं। जैसे मैंने जो डिजाइनिंग करके दी है, क्या वो साइट पे एग्जैक्टली एक्यूरेट जो है डिजाइन होती है? नहीं होती है। वहां पे आप जानते हैं बहुत सारी चीजें कम होती हैं, तो उसको भी मुझे कंसीडर करना है। लोड की पोजीशन जो हमें डिजाइनिंग करने के लिए बोला गया साइट के ऊपर वेरी कर सकता है, वो भी यहाँ पे जो है पॉसिबल है। इसके अलावा जब हम कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करते हैं तो हमारे पास एक सिलेंडर इफेक्ट होता है, तो
उसको भी कई बार अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है, उसका भी इफेक्ट रहता है, राइट। डेविएशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एक्यूरेट, ये भी डिसाइड, ये भी जो रहता है। तो इन सब की वजह से जो है यहाँ पे जितनी स्ट्रेंथ हम लोग मान के चलें उतनी होनी चाहिए, वो ना होके कुछ कम रह जाती हैं ड्यू टू दिस सर्वल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। चंदन, इसको नोट करिए, ये हमारे एलएसएम वाला पार्ट है। बेंडिंग में कितना होगा 0.0 है, या पहले से जानते होंगे। मैक्सिमम हम लोग कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो ये आप चाहो तो बाद में जानते हैं, तो कंक्लूजन है, आप समझते भी हैं, ये सारा हम लोग लिखे हुए हैं, एक साथ लिख लिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो ये आप चाहो तो बाद में वीडियो चला के दोबारा लिख लेना। इसको नोट करिए, ये हमारे एलएसएम वाला पार्ट है। सो दिस इज द अजम्पशन नंबर 3, जो भी हमारे पास कौन सा अजम्पशन चल रहा था, कहाँ गए हम लोग। दिस इज द अजम्पशन नंबर 3 जो हमने लिखा है, और ये उसकी सारी कहानी है जो हम लोग इसमें देख चुके हैं। नाउ अजम्पशन नंबर 4, ये आप पहले से ही जानते, अभी भी जानना है या पहले से जानते होंगे। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन बेंडिंग, बेंडिंग में कितना होगा 0.0035, एक्सियल कंप्रेशन में कितना होता है 0.002। तो ये अजम्पशन नंबर 4 है, तो लिखिए इसको। Then the last assumption, stress in reinforcement is derived from respective stress strain curve of steel। तो ये हो जाएगा stresses in reinforcement या stress in reinforcement is derived from respective stress strain curve of steel, या जो भी रेनफोर्समेंट हम लोग ले रहे हैं, जिस भी ग्रेड का ले रहे हैं, उससे हम लोग डिजाइन स्ट्रेस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज द अजम्पशन नंबर 5। दिस इज द अजम्पशन नंबर 5। तो इसमें अगर हम कर्व बनाए तो क्या होगा, माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट दिस। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास में आता है माइल्ड स्टील, और माइल्ड स्टील के लिए जो कर्व होगा वो कुछ ऐसे होगा, लाइक दिस। हम जो स्ट्रेंथ कंसीडर करे हुए हैं वो कंसीडर करे हुए दैट इज द Fy ओनली, दिस इज द Fy ओनली। यहीं तक लिए हम लोग। अगर मैं इस माइल्ड स्टील के लिए अगर कर्व बनाता हूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज डिजाइन स्ट्रेस। क्या होगा, डिजाइन स्ट्रेस हो जाएगा मेरे पास में Fy डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो ये हो जाएगा दोस्तों दैट इज Fy डिवाइडेड बाय 1.15। तो एक मिनट, ये नहीं होगा। तो अगर हम इसमें देखें
तो यहाँ पे क्या होगा देखिए दोस्तों, तो हमारे पास ये आ जाएगा, दैट इज ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी दैट इज द स्ट्रेन, दैट इज द स्ट्रेन। अगर मैं स्ट्रेन का वैल्यू लिखता हूं तो स्ट्रेन का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, तो डिजाइन स्ट्रेन लिखा जाएगा, डिजाइन स्ट्रेन लिखा जाएगा दैट इज एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू डिजाइन स्ट्रेस, दैट इज द डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई एस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो अब हम अगर हम यहाँ पे ds का वैल्यू देखेंगे तो डिजाइन स्ट्रेस जो दिया जाता है वो क्या दिया जाएगा, डिजाइन स्ट्रेस दिया जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितना हम लोग लेंगे, दैट इज द Fy डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो ये हो जाएगा Fy डिवाइडेड बाय 1.15, सो दैट डिजाइन स्ट्रेस इज, design stress is what is, this is the 0.87 Fy, this is the 0.87 Fy। तो अगर मैं डिजाइन स्ट्रेन का वैल्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज द एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू 0.87 Fy बाई ई एस, और ये लिखा गया है फॉर माइल्ड स्टील, फॉर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। ठीक है, अब अगर मैं HYSD के लिए अगर बनाता हूं, HYSD के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, HYSD के लिए अगर हम बात करें तो उसमें जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, लुक एट दिस, दिस इज द कर्व, दिस इज द कर्व, और इसमें जो होगा वो कुछ इस तरीके से जाए, लाइक दिस। यहाँ पे मुझे सीधा सीधा FU पॉइंट मिलता है, FY नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, इस ओरिजिन से 0.002 का एक ऑफसेट ड्रॉ करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओरिजिन पे जो कर्व है उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और उस टेंजेंट के पैरेलल हम एक लाइन कट ड्रॉ करते हैं, जहां पे ये कट करेगा वो पॉइंट आपको मिलेगा, दैट इज द Fy, वो पॉइंट आपको मिलेगा, दैट इज द Fy, ये पॉइंट आपको जो मिलेगा दिस इज द Fy। अब इसके रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेन मिलेगी दैट इज द एप्सिलॉन एस, दिस इज द एप्सिलॉन एस। ठीक है, अगर मुझे इस एप्सिलॉन एस का वैल्यू निकालना है तो इस लाइन के लिए जो होगा दैट इज द सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू लिखा जाएगा सिग्मा बाय ई। हम इस लाइन के स्लोप को लेके ये लाइन लिखे, ये हुक स्लोप अप्लाई किए हैं, तो अगर मुझे यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेन का वैल्यू देखना है तो डिजाइन स्ट्रेन क्या हो जाएगा, दैट इज डिजाइन स्ट्रेन हो जाएगा एप्सिलॉन एस, दैट वैल्यू इज क्या होगा, स्ट्रेस बाय, दैट इज द डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस सेम रहेगा 0.87 Fy बाई ई एस। ये जो वैल्यू लिखा गया है, ये वैल्यू लिखा गया है इस लाइन के स्लोप को लेते हुए, यानी कि इसको ओरिजिन मानते हुए ये वैल्यू लिखा गया है। क्या हम लोग इस लाइन की बात कर रहे हैं या कर्व की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कर्व की बात कर रहे हैं, और कर्व यहां से शुरू होता है, तो दिस वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, तो ये जो वैल्यू होगा दैट इज द 0.002, और ये वैल्यू हो जाएगा फॉर HYSD स्टील, यानी कि Fe415, 500, 550 एंड सो ऑन। LSM के अंदर मिनिमम स्ट्रेन जो होगी वो ये होगी, WSM वाली, सॉरी माइल्ड स्टील वाली नहीं होगी। LSM HYSD को मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील मान के चल रहा है, माइल्ड स्टील LSM में यूज नहीं होता है। बहुत सारे रीजन है, एक तो बहुत ज्यादा एलोंगेट होता है, दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, तो LSM में माइल्ड स्टील नहीं होता है, यूज नहीं होता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डेटा में ही दे दिया तब तो कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि बोला ही वही है कि भाई इसको लेके बात करो तो करो, फिर वो अलग कहानी हो जाती है फिर। बट अगर आप डिजाइन कर रहे तब आप लोग माइल्ड स्टील को यूज नहीं करेंगे LSM में। सो दिस इज ये पांचों जंक्शन का एक्सप्लेनेशन।
नोट करिए। एस की वैल्यू वो तो 2 into 10 की पावर 5, दैट वैल्यू वी नो दैट। एस का वैल्यू तो वही है। थोड़ा स्पीड रखे लिखने की ताकि हम लोग इसको एस का वैल्यू भी तो पता है। हाँ पता है तो लिख दो, क्या टेंशन है। तो अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए हमें वैल्यू मिल जाएगा स्ट्रेन का। माइल्ड स्टील की जगह टेंशन स्टील हो तो है। क्या कहना चाहते हो? टेंशन स्टील नाम की कोई चीज होती है जी? टेंशन स्टील नाम की कोई चीज होती है? अगर मैं रेनफोर्समेंट अगर मैं रेनफोर्समेंट यहाँ पे टेंशन साइड में लगाता हूं तो इसको मैं टेंशन स्टील बोलता हूं। ये माइल्ड भी हो सकता है, HY भी हो सकता है, TMT, CTD कुछ भी हो सकता है। तो टेंशन स्टील खुद अपने आप में कोई नाम मतलब कोई नेचर नहीं है। कोई नेचर माने मतलब कोई टाइप ऑफ स्टील नहीं है, ये पोजीशन के हिसाब से है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो कंप्रेशन स्टील हो जाएगा। तो कौन सा लगाया है? माइल्ड का लगा है, HY का लगा है, CTD लगा है, TMT लगा है, तो वो उसके हिसाब से होगा। तो टेंशन स्टील नाम की कोई चीज नहीं है, वो तो पोजीशन है। एक बार पिछला स्लाइड दिखा दीजिए। अभी दिखा देते हैं सर। HYSD बार के लिए दोबारा बता दीजिए प्लीज सर, सीरियल वाइज। चंदन क्या कह रहा है? पिछला स्लाइड, अच्छा सीरियल वाइज, ठीक है। तो पहले मैं HYSD का बता देता हूँ। दिस इज फॉर HYSD। ये जो कर्व हमने बनाया ये HYSD स्टील के लिए है, ठीक है। दिस इज फॉर HYSD स्टील। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, HYSD स्टील में कर्व नॉन लीनियर होता है और इसमें आपको एग्जैक्ट F5 पॉइंट नहीं मिलता है। तो F5 पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए हम लोग ऑफसेट मेथड यूज करते हैं। ये मैं रेनफोर्समेंट में लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो ऑफसेट मेथड यूज करते हैं। ऑफसेट मेथड में क्या होता है, 0 से 0.002 का एक ऑफसेट लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। कर्व जो होता है उसके ओरिजिन पे हम लोग क्या करते हैं, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। उस टेंजेंट के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जहां पे ये कट करेगा वो हमारे पास यील्ड पॉइंट होगा, वो यील्ड पॉइंट होगा, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू होगी दैट इज द स्ट्रेन का वैल्यू होगा, डिजाइन स्ट्रेन का वैल्यू होगा, ठीक है। ये स्ट्रेन का वैल्यू होगा, राइट। तो इस लाइन का स्ट्रेन का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हुक्स लॉ से निकालते हैं। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस। तो ये हो जाएगा।
यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा दैट इज द सिग्मा, यानी कि डिजाइन स्ट्रेस वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। ES का वैल्यू हम जानते हैं। ये जो वैल्यू आया है स्ट्रेन का, ये आया है इसको ओरिजिन मानते हुए, जबकि कर्व हमारे पास यहां से शुरू होता है, सो दैट इज ये ऐड कर दिया गया। कोई डाउट हो तो बताओ अब। चलिए, सो क्वेश्चन ये बोल रहा था प्रीवियस स्लाइड बता दीजिए। सो दिस इज द प्रीवियस स्लाइड एंड एक्चुअल में स्ट्रेंथ इतना होता है, कंसीडर इतना करते हैं, एंड दिस इज द डिजाइन स्ट्रेस वैल्यू, ओके। और ये सारा हम लोगों यहाँ पे हम लोग ये पूरा क्लियरली लिख चुके हैं, एंड दिस इज द वन। तो ये आपको ध्यान रखना है कंक्रीट में कितना लेते हैं और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना और क्या होता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? एनीवन? एंड दिस इज द वन, ये तो हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास दिस इज द जंक्शन नंबर 5, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट वन, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम का मतलब ये है कि हमारे पास जो सेक्शन बना हुआ है, लुक एट दिस इज द सेक्शन, और इस सेक्शन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस सेक्शन में हम लोग ये बोल रहे हैं कि मान लो मैंने यहाँ पे स्टील लगा रखा, दिस इज द एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, अगर मैं स्ट्रेन डायग्राम बनाता हूं तो स्ट्रेन डायग्राम बन रहा है मेरे पास कुछ ऐसे, दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम, न्यूट्रल एक्सिस को यहां मान लेना, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन हो जाएगा, दैट इज द 0.0035, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन, एंड कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन इतना होगा, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0.87 Fy बाई ES प्लस 0.002, दैट इज द स्ट्रेन वैल्यू। और स्ट्रेस डायग्राम जो बन रहा है वो बन रहा है आपके पास न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एरिया ऑफ कंक्रीट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट चलेगा, एंड देन ये पैराबोलिक हो जाएगा। यही बना है हमारे पास। यहाँ पे जो वैल्यू होगा दैट इज द 0.45 FCK, ये कांस्टेंट चलता है 0.002 स्ट्रेंथ तक, 0.002 स्ट्रेंथ तक। लुक एट दिस, कहाँ गया डायग्राम, सो वेयर इट इज, लुक एट दिस। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे 0.45 FCK, दिस वैल्यू इज यहाँ से लेके इस स्ट्रेंथ से लेके इस स्ट्रेंथ तक क्या है, ये कांस्टेंट चलती हैं, और उसके बाद में ये पैराबोलिकली रिड्यूस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरी गुड, दोबारा डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, ब्रेक लेना है चलिए तो ब्रेक ले लेते हैं। क्या टाइम रहा है अभी, चलो 10 मिनट का ब्रेक है, 11:40 में मिलते हैं, 11:40 में मिलते हैं, ठीक है।